विस्थापन और पलायन ये अस्थाई दर्द है झारखंड का, जो रह रह कर टीसता है, रिश्ता है। पहाड़ियां है, असूर है, कोरबा है। इनकी जिंदगी में कोई झांकता है क्या? इनके घर में जाकर देखता है क्या? कुछ धुआं उठा क्या? चूल्हा जला भी है या नहीं जला? कई लोगों को, आदिवासी बेटियों को, नक्सलियों को चंगुल से छुड़ाया तक है इन्होंने। कई कहानियां हैं। स्टोन एज से आयरन एज में लाने वाली ये जातियां हैं, तो इनका हजारों साल से पलायन और शोषण हुआ है। सेंसस के कॉलम में 7 नंबर तो ये लोग मांग रहे धर्म कोड जी। ईटी का कोई कॉलम ही नहीं, एसटी में इनको साइन करना, तो बट दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर प्रिमिटिव ट्राइब। जिस कम्युनिटी को आप उजाड़ रहे हैं या जिस जंगल को आप उजाड़ रहे हैं उसको रिहेबिलिट करके वापस देना, बट ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं, कभी नहीं होता। आप 50 से 60% यहाँ से पलायन हो रहा जी। ये बहुत हैरत अंगेज बात है और ये सरकार के मंशे पे, सरकार के इशारे पे होती है। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, विस्थापन और पलायन ये अस्थाई दर्द है झारखंड का, जो रह रह कर टीसता है, रिश्ता है, एक जख्म की तरह। लेकिन और भी कई पलायन हैं जिसकी ओर ध्यान नहीं जाता। आज हम चर्चा करेंगे उस इलाके की जहां कभी कहा जाता है नक्सलियों की इतनी दहशत थी कि लोग अपने गांव जवार में जाने से डरा करते थे। शाम ढलते ही कहीं शहर में, कस्बे में अपना ठिकाना ढूंढा करते कि क्या पता अगर अपने गांव गया तो अपने घर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। रांची आए थे होम मिनिस्टर अमित शाह, वो कह कर गए कि 2026 तक एक भी नक्सली कहीं दिखेगा नहीं। इसकी जमीनी हकीकत दरअसल है क्या? क्या सच झारखंड के कई जिलों से अब लगभग खात्मा हो चुका है नक्सलियों का? अब ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हो रही, लेकिन इस बीच जो आदिम जनजातियां, पहाड़ियां हैं, असूर है, कोरबा है, इनकी जिंदगी में कोई झांकता है क्या? इनके घर में जाकर देखता है क्या? कुछ धुआं उठा क्या? चूल्हा जला भी है या नहीं जला? पानी है भी या नहीं है? बिजली के लट्टू जलते भी है कि या नहीं जलते? ऐसी कई कहानियां हैं, ट्रेजिक स्टोरी है। इसके पन्ने फड़फड़ाते तो हैं, लेकिन किसी का दिल धड़कता नहीं है। और सरकार, प्रशासन तो आप जानते हैं, कान में रुई डाली और चुप हो गए। थोड़ी बहुत गतिविधियां उनकी ओर से दिख जाती। इन सारी चीजों को हम समझेंगे दोस्तों आज। आप पोस्टमार्टम करेंगे लगभग, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में लंबा समय गुजारा ही है। पेशे से शिक्षक भले रहे हों, लेकिन मानव अधिकार कार्यकर्ता है और जमीन पर उतरकर, धरातल पर उतरकर काम करते रहे। कई लोगों को, आदिवासी बेटियों को, नक्सलियों को चंगुल से छुड़ाया तक है इन्होंने। कई कहानियां हैं और कई एनजीओ के साथ भी इनका जुड़ाव रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं तो मनुष्यता बची रहे, कहीं तो मनुष्य के हित में, मानव के हित में काम हो, कहीं तो हल्के सा एक दिया टिमटिमाए ताकि आके चिराग रोशन हो। हमारे साथ हैं हफीजुर रहमान साहब, तो हम सीधे इनके बाद चलते हैं और इनसे पूछते हैं पहला सवाल तो यही कि क्या सच नक्सलियों का खात्मा हो गया है? हफीज साहब, ये सिस्टम की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन जो दावे कर रही है जी कि नक्सलियों का, नक्सली कोई गैर मरई चीज़ नहीं है, कुछ अदृश्य शक्ति नहीं है, अदृश्य शक्ति नहीं है कि नहीं दिखता है। दिखता है, हमारे बीच के, आपके बीच के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं सिस्टम के, वो तंग आके मजबूर होके हथियार उठा लेते हैं। और ये इसका सिलसिला आज से नहीं, 1917 से बोल्शेविक क्रांति हुई और उसके बाद 1967 में चारू मजुमदार ने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड पे जो शुरू किया। ये एक सिलसिला है लंबा, इसमें बहुत कुछ लिखा, बोला, सुना गया है और इसमें बेइंतहा खून बहा है, ब्लड शेड हुआ है। एक अमन
वाले समाज, एक खुशहाल समाज के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो ये विचारधारा है, एक अलग अलग थॉट्स हैं। नहीं, हम जो हिंसा को समर्थन करें, हम कैसी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर सकते। हिंसा को मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बाद भी चीज़ें जस की तस हैं, ये मेरा मानना है, चूँकि मैंने देखा है करीब से। वो आपका कहना सही है कि विकास का समान वितरण हुआ, यही आपका कहना है, विकास का समान वितरण हुआ। हाँ। और इस कारण से ये स्थितियाँ पैदा हुई। ठीक है, लेकिन ये सवाल ये है कि सरकार अब कह रही है कि अब नक्सली खत्म हो रहे हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, नक्सली क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत भी है कि नक्सली अब बैकफुट पे हैं। अच्छा, इन पे भागड़ छत्तीसगढ़ के जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि आप सीमा, हाँ, आप गुमला से आते हैं। हाँ, सीमा का जिला है छत्तीसगढ़ का। हमारे यहाँ 20-25 सालों का तारीख है इसका जी। 2000 के आसपास या उससे कुछ पहले एंट्री हुई। पहले बिहार के जो सेंट्रल बिहार है वहाँ था, मगध क्षेत्र में। मगध क्षेत्र से पलामू के तरफ से ये नक्सलवाद या माओवाद जो कहे वो आया है। और उसके बाद ये शुरुआती दौर में काफ़ी सफल भी रहा। बड़ी दहशत थी, है ना, परिंदा पर नहीं मारता था, और मैंने उसके चलते भी भगदड़ मची। थोड़ा इंसाफ भी हुआ, क्विक जस्टिस मिला लोगों का जन अदालतों में, वो सब मैंने देखा है, महसूस किया है। लेकिन मतलब आप कहते हैं दूसरे रूप में कहा जाए अप्रत्यक्ष ढंग से कि गांव का समर्थन मिलता था, गांव के लोगों का। बिल्कुल गांव का 100% समर्थन था। अच्छा। तभी इन लोग इतना कामयाब हुए। फिर इनका एकीकरण हुआ 2000 के आसपास, शायद हमारे यहाँ गुमला जिला के जंगलों में इनका एकीकरण हुआ, MCCI बना। उसके बाद 2000 से लेके 5-6 तक पीक था। वो दहशत का जो आलम था वो हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। यानी कि आपको लगता है कि गांव वालों की यह धारणा है कि वो इंसाफ कराते हैं, इंसाफ कराते भाई, इधर से जैसे मान लीजिए। लेकिन ये भी तो आरोप है कि आदिवासी बेटियों को उठा कर ले जाते थे। ये बाद में हुआ। शुरुआती दौर उसको 2 सेक्शन 5-5 साल के 5 फेज में बांटे, या 10 दूना 20 और 5 माने तो 2000 से 2020 तक जी एक फेज है, और 20 से 25 दूसरा फेज है जी। और अगर 2015 से तो 15 से 20 का जो है जी, वो इनके भटकाव का है। ये सिर्फ लूट खसोट का कारोबार बन गया। हालांकि इसके बड़े लोग नहीं मानते, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं, असामाजिक तत्व वहाँ भी घुस आए। असामाजिक तत्व वहाँ घुस आया। अब विचार शून्यता है, वहाँ भी विचार शून्यता हो गई। हिंसा को प्रश्रय मिलता है। हिंसा के बहारे लूटपाट करते रहे और तरह तरह का गलत काम इन लोगों ने किया जी। और यहाँ अच्छा, अब आप ये बताइए कि आदिम जनजातियों की क्या स्थिति है आपके इलाके में? आदिम जनजाति का तो कोई माई बाप है नहीं जी, है ना। आदिम जनजाति से मेरी मुराद जैसे असुर हैं आपके इलाके में। प्रिमिटिव ट्राइब 9 जी, हैं, जी। कुल 9 हैं। इसमें सबसे बड़ी आबादी असुरों की है जी, है ना जी। वो लास्ट सेंसस के मुताबिक 22,000, अभी पता नहीं क्या स्थिति है, चूँकि सेंसस हुआ नहीं जी, जी। तो अभी है सुब्बुघाट के होगा तो उसका क्या है, तो बड़ी आबादी है। बाकी बिरहोर, कोरवा ये सब तो ख़त्म होने के कगार पे है अब, है ना। अब नहीं है ये इनको जैसे सुंदरबन का सफ़ेद बाग अब नहीं है, ख़त्म हो गया। उसी तरह ये कुछ जातियाँ यहाँ से मिट जाएंगी। किताबों में हैं, बहुत सारे जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने जो काम किया है, मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ चीज़ों को, तो उससे पता चलता है कि यहाँ ये जातियाँ थीं और ये था। जैसे असुर, आयरन स्मेल्टर्स ऑफ, ये असुर जाति जो है इसने लौह के आविष्कारक माने जाती है। माने स्टोन एज से आयरन एज में लाने वाली ये जातियाँ हैं। तो इनका हजारों साल से पलायन और शोषण हुआ है जी, है ना वो। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया और उसके बाद इंडिपेंडेंट झारखंड हम इसलिए बोलते हैं जी कि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई झारखंड को बिहार से अलग करने के लिए। तो 2000 के बाद तो यहाँ पर जो बहुत सारी बातें होती हैं, पैसा कानून लागू करो या फिर शेड्यूल ट्राइब का शोषण हो रहा है, लेकिन आदिम जनजाति नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव ट्राइब। नहीं, आदिम जनजाति उसे ही कहा आदिम जनजाति अभी तक। ये आपको जान के हैरत होगा जी कि सेंसस के कॉलम में 7 नंबर तो ये लोग मांग रहे धर्म कोड जी, जो कि बेसिकली नेचर वर्शिपर है, एबोरिजिनल्स या जो भी कहें। जी। पीटी का कोई कॉलम ही नहीं, एसटी में इनको साइन करना, तो बट दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब, दे आर प्रिमिटिव ट्राइब,
तो ये क्यों है, ये बेइंसाफ़ी क्यों है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो वो उनका सारा कल्चर, आपका कहना है कि एसटी का कॉलम तो है, इस तो है, प्रिमिटिव ट्राइब का नहीं है, पीटी का पीटी होना का चाहिए, नहीं, पीटी जी। का कॉलम होना चाहिए, जी। उनका भी अपना एक अलग आइडेंटिटी है। जी तो इस आइडेंटिटी को पीटी का हक एसटी खा जाता है, इन माय ओपिनियन। जी उनको कुछ नहीं मिलता है। हम समझते हैं कि बॉक्साइट माइनिंग हो रही है पिछले 70-80 सालों से, तो यहाँ के इसको जो बोलते हैं रेड गोल्ड, इससे रोशनी तो वहाँ फैल रही है जहाँ एल्युमिनियम प्रोसेसिंग प्लांट है। तो यहाँ की ज़मीनें हैं, इनकी ज़मीनें हैं जो ये यहाँ निरक्षरता, ये बेसिक इतनी गरीबी है कि वहाँ एजुकेशन और हेल्थ तो कुछ है नहीं। तो उनकी ज़मीनों को इन लोगों ने लीज़ पे लिया या कैसे लिया, लेकिन उनकी ज़मीन खोदते रहे। और कोई गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं, एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो नॉर्म्स है कि वो ज़मीन जो गड्ढे हो जाते हैं जी आफ्टर माइनिंग, उसको भर के और उसके बाद उसकी उर्वरा शक्ति लौटा के रैयत को लौटाया जाता है। बट ज़मीन पे आप जाके देखें, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ बीमारी है, और चूँकि गरीबी है, कुपोषण है, तो वहाँ टीबी है। जी अभी थोड़ा सा ग्रामीण सड़कें बनी हैं, नहीं तो वो लाल धुआं उड़ता है। और चूँकि कुपोषण है, और आपको पता है कि फेवरेबल मतलब बॉक्साइट उत्खनन के कारण, उत्खनन से जो पत्थर धुलाई होता है और कच्ची सड़कों पे जो मोरम जो गर्दा उठता है, वो इनके फेफड़े पे जाता है, कार्बन। जी तो जब आपके फेफड़े में कार्बन जमा होता है, वो ट्यूबरकुलोसिस के फेवरेबल मीडियम बनाता है। और वहाँ एक अगर है, ये तो छूत की बीमारी है, वहाँ शराब भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, शराब में डुबो के रखा है इसको इन बड़े लोगों ने। तो शराब के ठेके ग्रामीणों को, और वहाँ महुआ का शराब और ये वो। तो एक तो बड़ा एक कुपोषण के शिकार हैं। दूसरा ये जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन, इसी के चलते ट्यूबरकुलोसिस महामारी की तरह है ना। लेकिन ना वहाँ कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, जो नियरेस्ट है वहाँ भी वही हाल। तो ये असूरों के साथ जो हमारे यहाँ बिशुनपुर है, गुरदरी है, हिंडाल्को, हिंद एल्युमिनियम कंपनी 77 या आई थिंक 82 में आई, और अब इतनी बड़ी कंपनी हो गई, बिरला की है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरी समझ में आता है कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, तो वो है कि आपका टर्नओवर का 2% जिस कम्युनिटी को आप उजाड़ रहे हैं या जिस जंगल को आप उजाड़ रहे हैं, उसको रिहेबिलिटेट करके वापस देना। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं, कभी नहीं होता। आप कहीं पर भी देख लें, तमाम जंगल उजाड़ दिए गए। वो अब तो माने खुल के बदमाशी, एक भट्टी पाट है, उसका एक एक पूरा खोद दिया गया। और ये जो इंदिरा आवास या जो भी मिलता है वो पहाड़ के ऊपर, ना वहाँ पानी है, ना रोशनी है, कुछ भी वहाँ नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से उनको जिंदा लाश में तब्दील कर दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला आँख के सामने। आपके इलाके में ट्रैफिकिंग की भी बड़ी शिकायत मिलती है। ये है, चूँकि इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी भूखमरी है, तो कहाँ जाए। इनकी खेतों में उसके पाट की बात कर रहा हूँ, पठार जी, जहाँ खेती लायक ज़मीन को तो आप खदान में बदल दिए। अब वहाँ पर ना एजुकेशन है, तो ये लोग जाते हैं, पलायन तो करेंगे ही। पेट तो हर हाल में है, लोगों के पेट हैं, पेट सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा धर्म इनका पेट। तो पलायन तो होता है, और पलायन के बाद उनका मानसिक दैहिक शोषण भी होता रहा जी जी है ना, ये सबको पता है। और उसके बाद कुछ प्लेसमेंट वाली कंपनियाँ आती, वो भी इनका शोषण करती, ये भी सच्चाई है जी। तो इनका कोई मसीहा नहीं है, इनकी मसीहाई के पर्दे में लूट मचता रहा है, ये सच्चाई, ये बहुत तल्ख हकीकत है जो पता है लोगों को। लेकिन ये अच्छा, आप एक और नए प्लान की बात कर रहे थे, आप कहते पूंजी प्लान भी कुछ है। हाँ जी, ये क्या मामला है पूंजी प्लान? हमारे यहाँ एक जो ज़बरदस्त अभी है, आप सर्च कर लीजिए, झारखंड के मानी 50 से जो हमारा पैसा, हमारे लोगों का पैसा, झारखंडियों का पैसा, जो यहाँ के आदिवासी या मूल निवासी जो भी हैं, यहाँ के जो हैं झारखंडी लोग हैं, उनका जो थोड़ा वेल टू डू हैं, जिनके पास कुछ पैसा है, जो अपना बैंकों में पैसा जमा रखते हैं, ठीक है, तो एक बड़ी संचित निधि होती है, उसका 50 से 60% यहाँ से पलायन हो रहा है जी। ये बहुत हैरत अंगेज बात है, और ये सरकार के मंशे पे, सरकार के इशारे पे होती है। इन माई जो मेरे खोज हैं, रिसर्च हैं, उसके मुताबिक 50 और रूरल ज़िले जहाँ कोई मुखर आवाज़ नहीं है, वहाँ से 60%। तो इसका ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि ऐसा क्यों होता है।
मैंने यहाँ के जो बैंक में पैसा हमारा उसको है वहाँ दे देते हैं, कहीं और दे देते हैं। हाँ तमिलनाडु केरल वगैरह, जो कि तेलंगाना की कब जिक्र आता है? झारखंड के बनिस्बत ये थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेट्स हैं। अच्छा, तो हम ये नीति आयोग माध्यम बनता नीति है, आयोग के इशारे पे ही होता, नहीं तो इनके अच्छा। जो गवर्नमेंट ये क्या बैंक उन्हें लोन देती है बैंक क्या? वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर देती है, अच्छा और उस इन्वेस्टमेंट से उनको जो जैसे लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी इन्वेस्ट होता है, जी, तो एक है कि हमने अगर पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा 5 साल के लिए, हम 5 साल के बाद क्लेम करेंगे और उसकी शर्तों पे इतना परसेंट जी। लेकिन ये पैसा अगर ये पूंजी पलायन रुक जाता अगर जी, तो ये पैसा यहाँ के गरीब बेरोजगार युवा युवतियों को दिया जाता। इतने महिला मंडल्स बनाए बिल्कुल, हुए जी। हैं और इनसे थोड़ा सा रहम के अगर आप आदिवासी या आदिम जनजाति या अनुसूचित किसी का उत्थान चाहते हैं तो उनके आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, उस स्किल्ड लेबर भी उतना नहीं बना पा रहे हैं जी, तो इनको जो छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप हैं इसको वर्किंग कैपिटल दे दीजिए और उसको इंटरेस्ट फ्री 5 साल तक छोड़ दीजिए, है ना। काहे कि अगर उसको सूद के मकड़ जाल में डालिएगा तो वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये ट्रेडिशन बन गया है कि पैसा लिया पी खा के उड़ा दिया, तो फिर वो और मुश्किल में चला जाएगा, तो उसका अपलिफ्टमेंट नहीं होकर और डाउन ट्रॉडन हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे समूह हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं लेकिन पूंजी के अभाव में ये बेबस हो जाते हैं, तो इनको दिया जा सकता है। यानी कि पूंजी प्लान पे अगर रोक लग जाए, प्लान पे 100% रोक लगना चाहिए। झारखंड स्पेशली, चूँकि इंटायर इंडिया में सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट तो यही, ये सबको पता है, और भी होंगे, और इसी पिछड़ेपन और असंतुलन के वजह से ही यहाँ पर क्राइम कह लें, इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, संगठित अपराध। तो संगठित अपराध क्यों आए? ये इतने अच्छे पढ़े सुलझे लोग जो यहाँ के सिस्टम के बेकाबिज हैं, उनको ये नहीं समझ में बात आती। ये बहुत हैरत का मामला है कि इनको बात क्यों नहीं समझ में आती है कि ये इतना उत्पीड़न या शोषण या दमन करके वो जैसे रोहिंग्यास को अब दबा दे रहे हैं, और इनका भी वही हाल करेंगे आदिवासियों का। और इनका तो कोई माए बाप नहीं, आदिम जनजाति का आज भी माने वो रहने लायक जगह नहीं, ना पानी है ना खाना है, और सारी ज़मीनें इनके। जब गवर्नमेंट कहती है कि जिनकी ज़मीन खदान का मालिक वो कहाँ है, वो नथिंग। तो ये आदिम जनजाति का शोषण पलायन जो है ना बहुत अमानवीय है, इसको रोकना चाहिए। आपने बड़ी बात बताई कि रहमान साहब कि पूंजी का पलायन रुकना चाहिए। अब पूंजी का पलायन अगर रुकता है दोस्तों तो झारखंड की तस्वीर बदल सकती है, अपना छोटा नागपुर और सुंदर हो सकता है। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।